हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। दोस्तों, पर इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग द एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियोज में आपस में कुछ लिंक है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को आगे देखें तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है। तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हिंदू मैरिज एक्ट। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि उन्हें करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं मिल पा रही है या पॉलिटी की कुछ पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। फिर मैंने हर एक आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टॉट्स हो, करंट अफेयर्स हो, सबके ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहां से आपको हर एक वीडियो इजीली मिल जाएगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं वॉइड मैरिज के बारे में। एंड वॉइड मैरिज इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और जो वॉइड मैरिज होती है उसको वॉइड एबिनिशियो माना जाता है। एबिनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एबिनिशियो, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी शादी कोई वॉइड मैरिज हुई है इन द ईयर 1988 और कोर्ट इसको डिक्लेयर करती है वॉइड इन द ईयर 1989, तो आपकी शादी ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम 88 ही वॉइड मानी जाएगी। इसको कहते हैं वॉइड एबिनिशियो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉइड मैरिज के केस में जरूरी नहीं होता है कि जब कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये मैरिज वॉइड है तो तभी वो वॉइड मानी जाएगी। इस केस में वॉइड मैरिज में आप चाहें तो बिना कोर्ट की डिक्री लिए, बिना कोर्ट का डिसीजन आए, आप चाहे तो दूसरे बंदे के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैरिज वॉइड है। इट हैज नो लीगल सिग्निफिकेंस, इट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इन द आइज ऑफ लॉ। वो जो कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि इन दोनों के बीच में मैरिज वॉइड है, वो खाली डिक्लेरेशन है। वो इसलिए ली जाती है जिससे कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। पर आप चाहें तो बिना कोर्ट की डिक्लेरेशन के भी, बिना कोर्ट के डिसीजन के भी आप दूसरे बंदे से शादी कर सकते हैं और अपने आप को एज अ सिंगल ही ट्रीट कर सकते हैं। अब क्या क्या ग्राउंड्स हैं फॉर वर्ल्ड मैरिज विच आर कवर्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। पहला ग्राउंड है बाइगैमी। बाइगैमी का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी आपकी शादी हुई भी हो और आप किसी और बंदे के साथ शादी कर लें। इसको कहते हैं बाइगैमस मैरिज। तो अगर आप जो दूसरी शादी करेंगे जबकि आपकी ऑलरेडी एक शादी हुई भी है एंड योर वाइफ इज अलाइव एंड योर मैरिज इज सब्सिस्टिंग, तो इस दूसरी मैरिज को बाइगैमस मैरिज माना जाता है और ये दूसरी मैरिज को वॉइड मैरिज माना जाता है एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगली बात है द पार्टीज आर सपिंडास टू ईच अदर, मतलब हस्बैंड वाइफ दे आर सपिंडास टू ईच अदर। सपिंडास क्या होते हैं ये मैंने ब्रॉडली डिस्कस किया है उस वीडियो में, पहली वाली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। सपिंडास के मतलब क्या होता है मोटे तौर पर, अगर मैं भी आपको समझाऊं, जब आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई खून का रिश्ता हो या फिर उनके एंसेस्टर सेम रहे हो, उसे कहते हैं सपिंडास होना। तो अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सपिंडास हैं तो उस मैरिज को भी वॉइड माना जाता है एज पर सेक्शन 11। या पार्टीज हस्बैंड वाइफ दे आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, तो भी वॉइड माना जाएगा। क्या होते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वो उस वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला पॉइंट आता है द एसेंशियल सेरेमनीज ऑफ मैरिज आर नॉट परफॉर्म। एसेंशियल सेरेमनीज जो कि मैरिज को लेके परफॉर्म करनी चाहिए, वो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। जैसे कि 7 चक्कर लेना, इन सबको कहते हैं एसेंशियल सेरेमनीज में ये चीजें काउंट होती हैं। तो अगर मैरिज में एसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म ना की गई हो तो भी वॉइड मैरिज माना जाएगा। तो पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं हम बाइगैमी को लेके। मानिए ए बी सी 3 पार्टीज थी। ए हस्बैंड थे एंड बी वाज द वाइफ, बट मैरिज ऑलरेडी सब्सिस्टिंग थी। इन्होंने फिर से एक और शादी कर ली सी के साथ, जिसको कहते हैं बाइगैमस मैरिज कर ली। तो ये जो दूसरी शादी की है ना इन्होंने सी के साथ, इसको वर्ड मैरिज माना जाएगा एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। वहीं बात करते हैं सपिंडास की। मानिए ए और बी हस्बैंड वाइफ थे और इन दोनों के बीच में ब्लड का रिलेशन था या फिर कोई क्लोज रिलेशन था, तो इन दोनों के बीच में जो शादी हुई है ना उसको वर्ल्ड मैरिज माना जाएगा एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि दे आर सपिंडास टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की। तो वॉइडेबल मैरिज बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम होता है जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या है कि आप मानिए कि
आप हैं और मैं हूं, ठीक है, ए और बी मानिए, चलिए आप और मैं छोड़िए, ए और बी मानिए, और ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ, और बी का कंसेंट लिया गया है, फ्रीली नहीं लिया गया उसका कंसेंट, बी का कंसेंट लिया गया बाय फोर्स या बाय फ्रॉड, ठीक है, और शादी की गई इन द ईयर 1988। अब बी को जब 2 साल बीत जाते हैं, 1990 में पता लगता है कि भाई मेरा कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया था और मेरे पास ये राइट है कि मैं कोर्ट में जाके इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हूँ। तो वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, जिसमें एक पार्टी जिसका कंसेंट फ्रीली ना लिया गया हो मैरिज के लिए, वो जाके उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, और ये ऑप्शन खाली उसी पार्टी के पास होता है जिसका कंसेंट फ्रीली ना लिया गया हो, ये बात याद रखिएगा। तो 1990 में जाके वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं। पर अगर ऐसा होता है कि इनमें से एक की डेथ हो जाए, मानिए बी की डेथ हो गई, तो अब कोई तीसरा बंदा आके इस मैरिज को चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई इनके बीच में मैरिज जो थी वो तो वॉइडेबल मैरिज थी, वो ऐसा नहीं कर सकता। खाली वो ही इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है जिनका कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन ना किया गया हो। तो और ये जो डिक्री मिलेगी ना, ये जो डिसीजन आएगा कोर्ट का 1990 में, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। देखिए दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब रेट्रोस्पेक्टिव की हम बात कर रहे हैं वॉइडेबल मैरिज में, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट 1990 में अगर ये डिसीजन देता है ना कि इन दोनों के बीच में अब मैरिज वॉइड होगी, तो उसका इफेक्ट 1980 से लेके 1990 तक भी होगा। मतलब फ्रॉम द बैक डेट ये मैरिज वॉइड ही मानी जाएगी। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस ये प्रोस्पेक्टिव होता तो 1990 जिस दिन से डिसीजन आया है उससे आगे आने वाले टाइम तक ये मैरिज वॉइड मानी जाएगी। पर वॉइडेबल मैरिज की अगर कोई डिक्री देता है कोर्ट तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि फ्रॉम द बैक डेट। एक और बात क्या है कि आपसे अगर कभी कोई पूछे, मेरे को आप आंसर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन कि कैन अ हस्बैंड क्लेम मेंटेनेंस एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, क्या हस्बैंड को भी राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का। तो आप एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो वॉइड मैरिज है, जो हमने डिस्कस की है वॉइड मैरिज, इस केस में वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। वॉइड मैरिज में वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। वॉइड मैरिज में वाइफ मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। वहीं वॉइडेबल मैरिज जब होगी तो जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया, बाय फोर्स या बाय फ्रॉड लिया गया हो, she can approach the court and can claim maintenance under section 125, क्योंकि उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी, उसका तो कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया है। मानिए कि मैं और आप हैं, हम अब मैं आपको बोलूं कि भाई आप मुझसे शादी कर लो वरना मैं आपके भाई को मरवा दूंगा, तो मैंने क्या किया, आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, कोर्जन किया और आपका कंसेंट ऑब्टेन किया उस शादी के लिए। तो अब आप चाहें, जिस दिन आपको पता लगे कि हाँ मेरे पास ये राइट है कि मैं इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हूँ, आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। और जब वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर होगी तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, और उसके साथ ही साथ आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। When it comes to void marriage, one can marry with other person without getting the marriage annulled by the competent court. जब मैंने void marriage आपसे डिस्कस करा था तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो बिना कोर्ट की इजाजत लिए, बिना कोर्ट से ये डिक्लेयर करवाए कि आपकी मैरिज void है, आप उस बीच समय में किसी से भी शादी कर सकते हैं और अपने आप को एज अ सिंगल पर्सन ट्रीट कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, तो जब तक कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर देगा ना कि भाई ये मैरिज वॉइड है, तब तक आप दूसरे बंदे से शादी नहीं कर सकते, तब तक आप दोनों के बीच में जो शादी हुई है उसको वैलिड ही माना जाएगा इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जिसके बेसिस पे मैरिज वॉइडेबल मानी जाती है। पहली बात है इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट। अगर द हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, मतलब ही इज इनएबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन उस बंदे को इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर कंडीशन ये होती है कि ही मस्ट बी इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, टाइम ऑफ मैरिज और बिफोर द मैरिज। पर अगर मैरिज के बाद कुछ समय बाद ही बिकम्स इम्पोर्टेंट, ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, शादी के होने के बाद अगर वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो फिर वॉइडेबल मैरिज नहीं मानी जाएगी। कंडीशन यही है कि मैरिज के समय या फिर मैरिज से पहले, मतलब जिस दिन शादी हो रही है ना उस दिन भी उनका इम्पोर्टेंट होना जरूरी है फॉर अ मैरिज टू बी कंसिडर्ड एज वॉइडेबल।
या फिर ही लैक्स और शी लैक्स द मेंटल, मतलब वो कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहे हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ, उनकी दिमागी हालात सही ना हो, पर किस टाइम पे, जिस टाइम पर शादी हो रही है। अगर बाद में दिमागी हालात खराब हो जाते हैं तो मैरिज वॉइडेबल नहीं मानी जाएगी। ऑफ कोर्स इट इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, आप चाहें तो डाइवोर्स ले सकती हैं, पर आप उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। कंडीशन ये है कि जिस दिन शादी हो रही है ना, उस दिन उस बंदे को अनसाउंड होना चाहिए या वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से गुजरना चाहिए। कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड या फोर्स, मतलब आपका कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, आपको बहला के फुसला के आपका कंसेंट ले लिया जाए शादी के लिए, या बाय फोर्स जिसको कोएर्जन कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके भाई, मैंने बोला कि भाई आपके भाई को मरवा दूंगा ना, मेरे से शादी कर लो, तो इसको कहते हैं फोर्स। या फिर कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाय द रिस्पोंडेंट, या फिर अगर आपकी जो वाइफ है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो आपको ना बताए कि शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, शी इज ऑलरेडी हैविंग अ चाइल्ड, बट ये आपका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है जो उनके पेट में है, तो इफ शी कंसील्स दिस फैक्ट दैट शी इज ऑलरेडी हैविंग अ चाइल्ड इन हर वूम एंड शी इज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, तो उस केस में भी आप चाहें तो कोर्ट जाके इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, ये एक वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। और डिटेल में जानते हैं क्या क्या होता है ये सारे ग्राउंड्स। तो पहला ग्राउंड है दोस्तों इम्पोर्टेंसी, जिसको मैंने आपसे डील किया कि इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या क्रूशल है कि उस समय जब शादी हो रही है तब आइदर ऑफ द पार्टीज, अगर कोई पार्टी मतलब चाहे हस्बैंड या वाइफ हो, शी और ही इज इम्पोर्टेंट, और जिस समय वो पिटिशन फाइल की जा रही है, मतलब आज अगर मैंने डाइवोर्स की पिटिशन, डाइवोर्स कह रहा हूँ, अगर आज मैंने मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने की पिटिशन डाली है, तो आज के दिन भी मैं इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए, और जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन भी मैं इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए, तभी आप उस मैरिज को वॉइडेबल मैरिज मानेंगे, और तभी दूसरा बंदा उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है बाय द कोर्ट। पर अगर कुछ ऐसा है कि इम्पोर्टेंसी कुछ ऐसे नेचर की है जिसको सर्जरी के थ्रू या मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू सही कराया जा सकता है, पर दूसरा बंदा मना कर दे कि नहीं भाई मैं तो नहीं करा रहा ट्रीटमेंट, तो फिर आप जा सकते हैं कोर्ट और बोल सकते हैं कि भाई इट इज ट्रीटेबल बट ही इज अनविलिंग टू गेट इट ट्रीटेड, तो फिर कोर्ट आपको आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगी और मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देगी। जैसे कि इस एक इलस्ट्रेशन को समझिए कि ए और बी दो लोग थे, ए हस्बैंड थे और बी वाइफ थी, एंड बी जो थी दूसरी बंदे जो थे, शी इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू विच शी इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब शी इज इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंसी ना खाली यार फिजिकली नहीं होती है, मेंटली कंडीशंस की वजह से भी आप इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो इस केस में द वाइफ वाज इम्पोर्टेंट, सो ए has the right, the husband has the right to get the marriage declared void by approaching the court, and this form of marriage would be considered as voidable। वहीं दूसरी बात अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जब आपके दिमागी हालात सही ना हो, जैसे कि देखिए इलस्ट्रेशन में दिया है कि ए और बी थे, ए वाज द हस्बैंड, बी वाज द वाइफ, बी गेव कंसेंट, जब बी ने कंसेंट दिया शादी के लिए वाइफ ने, तब शी वाज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और ए को ये बात नहीं पता थी। पर बाद में जब इनकी शादी हो जाती है कुछ साल बाद, बी के हालात सही हो जाते हैं, मतलब दिमागी हालात पे दवाइयों की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से वो सही हो जाती है, तो इस केस में क्या ए और बी के बीच में मैरिज वैलिड मानी जाएगी या वॉइड? तो दोस्तों मैरिज मानी जाएगी वॉइड, अवॉइडेबल, क्योंकि जिस दिन शादी हुई ए और बी के बीच में, जिस दिन शादी हुई उस दिन तो शी वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो टाइम क्रूशल क्या है, जिस दिन शादी हुई तब उनके दिमागी हालात खराब हो, चाहे बाद में ट्रीट हो जाए ना हो, वो इमटेरियल है। वैसे इंपोर्टेंसी शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगला है फोर्स और फ्रॉड। फोर्स मतलब कि कोएर्जन किया जाए, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन में दिया था, फ्रॉड मतलब मिस रिप्रेजेंट किए जाए आपके साथ। तो कंसेंट, क्या क्या कंडीशंस है इस चीज के लिए? द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, चाहे हस्बैंड या वाइफ का, किसी का भी आइदर ऑफ द पार्टी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया गया हो या फोर्स के थ्रू लिया गया हो, और जो पिटिशन आप डालेंगे ना कि भाई इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, इट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड या फिर डिस्कवरी ऑफ फोर्स, मतलब जिस दिन आपको पता लगे कि भाई मैंने तो अपना कंसेंट थ्रू फ्रॉड या बाय मतलब मेरा जो कंसेंट लिया गया था वो वैलिडली नहीं लिया गया, बाय फ्रॉड या फिर बाय फोर्स लिया गया है, और मेरे पास ये राइट है कि मैं इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हूँ, तो आपको पिटिशन तो जिस दिन आपको पता लगे उसके 1 साल के अंदर अंदर डालनी होगी टू गेट दैट मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में, जैसे आज आपको पता लगा कि भाई मेरे पास ये राइट है,
तो अब आपको अपने हस्बैंड के साथ यू डोंट हैव टू लिव लाइक अ हस्बैंड और अ वाइफ। अगर आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि भाई आपने कंसेंट दे दिया है उस मैरिज को। अब कोर्ट ये मान लेगी कि भाई एक तरफ से तो आप आज आके ये क्लेम कर रहे हैं कि इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दो, वहीं यू आर लिविंग हैप्पीली विद हिम फॉर एज अ हस्बैंड ऑफ वाइफ इवन आफ्टर डिस्कवरिंग दिस फैक्ट कि आपके पास ये राइट है और ये मैरिज को आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डे यू गेट टू नो अबाउट दिस राइट। अब एक और बात, आपने मूवी देखी होगी नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ वाली। तो उस केस में क्या होता है कि कैटरीना कैफ उससे शादी कर लेती है अक्षय कुमार से, और फिर जब वो दोनों विदेश चले जाते हैं तो वो कहती है अरे भाई मैंने तो ऐसी कर ली थी शादी, मेरी निगाहों में तुम मेरे हस्बैंड पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं हो। तो अगर आप शादी करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ पर आप दिमाग में यही मानते हैं कि भाई ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं तो ऐसी बस कर रहा हूँ शादी, तो इसको फ्रॉड माना जाएगा और इस बेसिस पे दूसरा बंदा मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है बाय अप्रोचिंग द कॉम्पिटेंट कोर्ट। फिर बात आती है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अगर ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं और जो उस बच्चे के फादर हैं वो कोई और हैं और ये बात आपने कंसील की है उस बंदे से जिससे आपकी शादी हो रही है, तो ये भी एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड क्या है कि शी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिस दिन शादी हो रही है उस दिन शी मस्ट बी प्रेग्नेंट और फादर कोई और होने चाहिए उस बच्चे के, और द हस्बैंड वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, मतलब हस्बैंड को पता होना नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी यू आर प्रेग्नेंट, एंड द पिटिशन मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो अगर आज शादी हुई है तो 1 साल के अंदर हस्बैंड को पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने की, ये एक एसेंशियल कंडीशन है इसकी। और उनके बीच में कोई इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जब उसको इस बात का पता लगता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में, जिससे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब वॉइड मैरिज की बात आती है तो वाइफ के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाए हस्बैंड से। वहीं जब वॉइडेबल मैरिज की बात आती है तो वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से। जब वॉइड मैरिज की बात आती है तो उनका स्टेटस हस्बैंड वाइफ का कभी माना ही नहीं जाता, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो मैरिज वॉइड ही होती है, चाहे वो कोर्ट से कोई ऑर्डर पास करवाएं या ना करवाएं। जबकि जब वॉइडेबल मैरिज की हम बात करते हैं तो वो उनका स्टेटस हस्बैंड वाइफ का ही होता है तब तक जब तक कोर्ट ये ना बोल दे कि इन दोनों के बीच में अब मैरिज डिसॉल्व हो गई है, अब मैरिज वॉइड हो गई है। नो डिग्री ऑफ न्यूलिटी इज रिक्वायर्ड। जब वॉइड मैरिज की बात होती है तो ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट ही डिक्लेयर करे कि ये मैरिज वॉइड है। जबकि वॉइडेबल मैरिज की जब हम बात करते हैं तो मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट से डिक्री लेना जरूरी है। जो बच्चे होते हैं वॉइड मैरिज के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेजिटिमेट माना जाता है, जबकि एज पर द प्रोविजन जो वॉइडेबल मैरिज के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं उन्हें इनलेजिटिमेट माना जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे थ्रू अवॉइडेबल मैरिज वो भी लेजिटिमेट ही माने जाएंगे वॉइड मैरिज की तरह। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। मेरा पढ़ाते पढ़ाते गला भी बैठ गया है, गला सूख गया है बुरी तरह। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।